इस वीडियो में जानेंगे कि भारत और नेपाल के बीच में एक दूसरे देशों के सैन्य प्रमुख को मानद अध्यक्ष के पद से सम्मानित करना, इस परंपरा के बारे में, क्योंकि भारतीय सैन्य प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे अब नेपाल की यात्रा पे जाने वाले हैं नवंबर में, और अभी तक डेट फिक्स नहीं हुई है। वैसे मनोज मुकुंद नरवणे को फरवरी में विद्या देवी भंडारी, जो कि नेपाल की राष्ट्रपति हैं, उनके हाथों से इस पद के लिए सम्मानित किया जाना था, लेकिन लॉकडाउन के कारण ऐसा नहीं हुआ। अब नवंबर में मनोज मुकुंद नरवणे को नेपाली सेना का चीफ घोषित किया जाएगा या मानद अध्यक्ष के पद से नवाजा जाएगा। नेपाली सैन्य अध्यक्षों को भी भारत में इस पद से नवाजा जाता है। हालांकि यह परंपरा अप्रत्यक्ष रूप से 200 साल पहले जंग बहादुर राणा के समय में ही चालू हो गई थी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से यह परंपरा 1950 में सामने आई। आप इस पर हमारी एक दूसरे चैनल की पुरानी वीडियो सुनिए, आपको सारी बातें पता लग जाएगी। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, भारतीय सेना द्वारा नेपाल के सेना प्रमुख को मनाद उपाधि देना या नेपाली सेना द्वारा भारतीय सैन्य प्रमुख को मनाद उपाधि देना 1950 में चालू हुआ? नहीं दोस्तों, यदि ये 1950 में चालू होता तो जंग बहादुर राणा, बम बहादुर, कृष्ण बहादुर, जगत शमशेर राणा, धीर शमशेर राणा, इनको ये अधिकार कैसे मिला कि जरूरत पड़ने पे ये अंग्रेजी सेना को ऑर्डर देके किसी भी युद्ध में भेज सकते हैं? दोस्तों, ज्यादातर लोग समझते हैं कि मनाद उपाधि की जो परंपरा है वो भारत और नेपाल के बीच में वो 1950 में चालू हुई, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ये परंपरा 200 साल पहले ही राजेंद्र वीर विक्रम शाह के समय में चालू हो गई थी, और इसके पीछे अंग्रेजों की एक सोची समझी चाल थी। दोस्तों, सुगौली संधि होने के काफी समय बाद नेपाल काठमांडू में अंग्रेजों की रेजिडेंसी खुल गई थी, और अंग्रेजों ने अपनी सेना में नेपालियों को भर्ती करना चालू कर दिया था। लेकिन भारत में हर जगह अंग्रेजों को विद्रोह का सामना करना पड़ रहा था, और अंग्रेजों के पास में मैन पावर की बहुत कमी थी। इसलिए अंग्रेज लोग ज्यादा से ज्यादा नेपाली युवाओं को अपनी सेना में शामिल कर रहे थे। लेकिन जब अंग्रेजों के पास में मैन पावर की बहुत कमी पड़ी तो उन्होंने नेपाल पे दबाव बनाया, नेपाल को लालच दिया, और नेपाल को बताया कि तिब्बत की सेनाओं के साथ में चीन की सेना मिलकर नेपाल पे हमला कर सकती है। इसलिए भविष्य में यदि चीन के साथ कोई युद्ध होता है तो नेपाल बिना अंग्रेजों की सहायता के वो युद्ध नहीं जीत सकता है। इसलिए अंग्रेजों ने जंग बहादुर राणा को ये अधिकार दिए कि जरूरत पड़ने पे जंग बहादुर राणा डायरेक्ट अंग्रेजी सेना से या अंग्रेजों की सेना को आदेश दे सकते हैं किसी भी युद्ध में जाने के लिए। तो आप मानकर चलें कि सबसे पहले मनाद जो उपाधि थी वो जंग बहादुर राणा को मिली थी। इसके बदले में नेपाली राजा ने भी अंग्रेजों के चीफ इन कमांडर को नेपाल की सेना का चीफ इन कमांडर घोषित कर दिया, यानी कि जरूरत पड़ने पे अंग्रेज लोग नेपाली सेना का उपयोग भी कर सकते हैं और जंग बहादुर राणा अंग्रेजों की सेना का उपयोग कर सकते हैं। ये परंपरा, मनाद उपाधि की जो परंपरा है, ये यहाँ से चालू हुई, न कि 1950 से। 1857 भारत की जो क्रांति हुई उसमें नेपाली सेना के 12,000 सैनिकों का आना, वो भी अंग्रेजी सेना के चीफ इन कमांडर के आदेश पर, इस बात को दर्शाता है कि उस समय की नेपाली सेना अंग्रेजी सेना के जो चीफ इन कमांडर थे उसके आदेशों का पालन करती थी। अंग्रेजों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके पास मैन पावर कम थी, और नेपाली सेना से अपने आदेशों को पूरा करवाना, या आप ये समझें कि नेपाली सेना को भी किसी भी समय अंग्रेज लोग इस्तेमाल कर सकते थे। ये ऐसा इसलिए संभव हुआ कि वीर राजेंद्र विक्रम शाह ने अंग्रेजी सेना के चीफ इन कमांडर को नेपाली सेना का भी चीफ इन कमांडर घोषित किया।
तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अंग्रेजों ने नेपाल की सेना का उपयोग करने के लिए ये परंपरा चलाई। नेपाली सेना का अधिकार अंग्रेजों के हाथ में होना और अंग्रेजों की सेना का अधिकार नेपाली सैन्य प्रमुख के हाथ में होना, ये 1950 तक चलता रहा। अंग्रेजों के जाने के बाद नेपाली राजा ने ये परंपरा बरकरार रखी, क्योंकि नेपाल के दक्षिणी हिमालय में चीन के हमले का डर नेपाली राजा को था, क्योंकि 1950 तक चीन ने तिब्बत को कब्जा कर लिया था और नेपाली राजा को लगता था कि चीन शायद नेपाल के दक्षिणी हिमालय में हमला कर सकता है। इसलिए चीन को ये बताने के लिए कि जरूरत पड़ने पे भारतीय सेना और नेपाली सेना दोनों चीन के खिलाफ लड़ सकती है, इसलिए ये मनाद उपाधि की जो परंपरा है इसको बरकरार रखा गया। मनाद उपाधि शिक्षा के क्षेत्र में भी मिलता है, बहुत सारे क्षेत्रों में मिलता है, लेकिन सेना में मनाद उपाधि का एकमात्र मतलब पहले ये था कि जरूरत पड़ने पे नेपाल भारतीय सेना का उपयोग कर सकता है और भारत नेपाली सेना का उपयोग कर सकता है। 1950 से पहले अंग्रेजों के समय में मनाद उपाधि का यही मतलब था और उस समय ये परंपरा गुप्त तरीके से की जाती थी और 1950 के बाद ये केवल एक परंपरा ही बन गई। लेकिन सही से कहा जाए कि ये परंपरा नहीं बल्कि ये परंपरा काम में भी आ सकती है। चीफ इन कमांडर जो होते हैं वो प्रधानमंत्रियों के अंडर में होते हैं। प्रधानमंत्री या देश की राजनीतिक पार्टियां यदि करप्ट हो जाती है, देश में आपातकाल लागू हो जाता है, तो भारतीय सेना प्रमुख नेपाल के सेना प्रमुख को बुला के देश की राजनीतिक पार्टियों का तख्ता पलट कर सकते हैं, लेकिन केवल ये आपातकाल के दौरान होगा। जब देश में गृह युद्ध की स्थिति आएगी, राजनीतिक पार्टियां करप्ट हो जाएगी। तो दोस्तों हमारे कहने का मतलब है कि 1950 से पहले नेपाल के चीफ इन कमांडर या प्रधान सेनापति को वो अधिकार दिया जाता था कि वो अंग्रेजी सेना का उपयोग कर सके और अंग्रेजी सेना या चीफ इन कमांडर को वो अधिकार दिया जाता था कि जरूरत पड़ने पे वो नेपाली सेना का उपयोग करे। इसलिए ये परंपरा अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही है। जो लोग सोचते हैं कि 1950 में ये परंपरा चालू हुई, वो बिल्कुल ही गलत सोचते हैं। धन्यवाद।